हेलो विद्यार्थियों। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है क्लास 12th फिजिक्स के जो है 15 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन विद आंसर जो है सॉल्व कराऊंगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह की क्लासेस जो है हमारे चैनल पर डेली आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं वो वहीं पर मैं आप शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर क्लास शुरू करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हेतु किरण आरेख बनाइए। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें किसकी बात हुई? यहाँ पर बात हुई है अवतल दर्पण की। इसमें क्या बोला गया आपसे? अवतल दर्पण। तो अब ध्यान दीजिए, तो अवतल दर्पण के लिए आपको पता है कि अगर हम लोग अवतल दर्पण बनाए तो आप इसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण जो है एक गोली पृष्ठ का कटा हुआ भाग होता है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस पृष्ठ का हम लोगों ने ये वाला भाग जो है इस तरह से कट कर दिया, तो अब ये जो बनेगा आपका, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अवतल दर्पण। इस तरह से यहां पर ये हो गया एक अवतल दर्पण, ये बना दिया गया। इसके अलावा यहां पर जो है ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष। तो यहां पर ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ये जो रेखा खींची गई ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो अब यहां पर आपको कुछ पॉइंट पता होनी चाहिए, जैसे कि ये बिंदु जो होता है ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है और इसे हम लोग ज्यादातर पी से जो है प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण है तो इसका वक्रता केंद्र यहां कहीं पर आएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर क्या है आपका सी वक्रता केंद्र होता है। और यहां पर कहीं पर जो है इस दर्पण का मान लीजिए क्या है? फोकस बिंदु, यानी कि इसको आप मान लीजिए F, ये आपका फोकस बिंदु है। तो यहां पर क्या बताया गया कि अवतल दर्पण के ध्रुव यानी कि P और फोकस यानी कि F के बीच रखी वस्तु, मतलब यहां पर P और F के बीच में एक वस्तु रखी गई है। अब ध्यान दीजिए, जो वस्तु रखी गई है वो ध्रुव और यहां पर इस फोकस के बीच रखी गई है। तो इस तरह से मान लीजिए यहां पर ये एक वस्तु रख दी गई। अब ये जो वस्तु रखी गई है यहां से जो प्रकाशित किरणें हैं, एक किरण तो आपकी जो है वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये आपका मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर जाती है इस तरीके से। और समांतर जाने वाली किरण जो है दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाती है? वो फोकस से होकर जाती है। तो ये वाली किरण टकराने के बाद इस दर्पण के फोकस से यहां पर जो है जाएगी। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस किरण के बारे में मैंने क्या बताया कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये दर्पण से टकराने के बाद हमेशा कहां से जाती है? इसके फोकस से होते हुए जाएगी। और जो दूसरी किरण है उसके लिए ध्यान दीजिए, जो दूसरी किरण होगी ये किरण आपके यहां से जो है इसको अगर आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये वक्रता केंद्र से होते हुए जो है यहां पर जाएगी। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, ये दूसरी किरण जो है आपकी कहां से जाएगी? ये वाली वक्रता केंद्र से होते हुए जो है यहां पर जाएगी। ये आपका वक्रता केंद्र जो है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इन दोनों किरणों की खास बात यह है कि अगर हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते जाएंगे तो यहां पर इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अगर आप इनको आगे की ओर बढ़ा दें तो ये दोनों किरणें जो है कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को क्या करेंगी? काट देंगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि इसको मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया इस तरह से और इस किरण को भी मैंने आगे की ओर जो है इस तरीके से यहां पर बढ़ा दिया, ये यहां पर हो जाएगा, ये हो गया। तो यहां पर जब इन दोनों किरणों को आगे की ओर बढ़ाया गया तो ये दोनों एक बिंदु पर काट देंगे। जहां पर काटते हैं वहीं पर जो है इसका एक आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। अब यहां पर ये जो है एक प्रतिबिंब बन गया। मान लीजिए वस्तु हम लोग मान लेते हैं ए बी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका ए डैश बी डैश मान सकते हैं। ये प्रतिबिंब आभासी होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो समांतर जाने वाली किरण है ये हमेशा इसके फोकस से होते हुए जाएगी और जो दूसरी किरण थी जो इसके वक्रता केंद्र से गई थी यहाँ पर टकराने के बाद वापस इसी मार्ग से लौटती है। तो ये किरण इस तरह से वक्रता केंद्र से जाएगी। जब इनको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं तो इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसका? ये आभासी बनेगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर प्रतिबिंब की बात करें, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में हमेशा जब भी ग्राफ बनाइए तो उसके बारे में जरूर बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका।
तो प्रतिबिंब यहाँ पर जो बनेगा, सबसे पहली बात देखिए वस्तु से बड़ा बना है और दर्पण के पीछे बना है, ये आपका दर्पण है इसके पीछे बना है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा आप बता सकते हैं कि दर्पण के पीछे, इसके अलावा वस्तु से बड़ा तथा आभासी। ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि यहां पर ये हम लोगों ने जब इसको पीछे की ओर बढ़ाया तब ये यहां पर इसका प्रतिबिंब बन गया। तो कुल मिला के यहां पर जब भी वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी जाएगी तो वहां पर हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। इसके अलावा यहां पर तो मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया, बाकी आप लोग जो हैंड रिटन नोट्स वाला सेक्शन दिया गया उसमें जब फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स में चैप्टर नंबर 9 ओपन करेंगे तो वहां पर मैंने दर्पण की जितनी भी स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनने की वो सारी मैंने अच्छे से वहां पर जो है वो बता रखी है। अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर सारी स्थितियों को एक बार देख सकते हैं, आपको देखने मात्र से ही तैयार हो जाएंगी, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, सारी प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता चल जाएंगी, कौन सा प्रतिबिंब कहां पर बनता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। फोकस दूरी की परिभाषा, अभी देखिए मैंने आपको एक फिगर बताया था, जैसे कि ये दर्पण था, ठीक है, तो ये दर्पण का क्या था, ध्रुव, दर्पण के ध्रुव के बाद ये क्या था, फोकस बिंदु, तो ध्रुव से लेकर जो फोकस बिंदु तक की दूरी होती है, इसका मुख्य फोकस है मान लीजिए, तो ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है उससे ही दर्पण की फोकस दूरी बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। लेंस के प्रकाशिक केंद्र का मतलब, जैसे कि मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है, इसी तरह से मान लीजिए ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो अगर लेंस पतला होता है तो अगर मान लीजिए कोई किरण आई और ये इस तरह से टकराने के बाद जब ये अपवर्तित हो तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, यही सेम घटना यहां पर भी है कि ये किरण आने के बाद इस बिंदु पर टकराने के बाद क्या होती है, सीधे निकल जाती है। मतलब आप बता सकते हैं ये आपका मुख्य अक्ष था कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किसके मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरण जो है अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए, मतलब उसमें कोई विचलन नहीं होता है, तो आप बोल सकते हैं सीधे निकल जाती है, या फिर मुख्य अक्ष यानी कि यहां पर जो किरण आपतित हो रही थी पहले इसके समांतर निकल जाती है, क्योंकि ये किरण जो है ये इसी के समांतर, देखिए पतला लेंस है तब तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, अगर मान लीजिए कोई मोटा लेंस होता है, यहां पर लेंस कैसा होता, मोटा, तो जब प्रकाश किरण आती तो इस तरह से यहां पर होता। अब इसके बाद जब ये जाएगी तो देखिए ये आपकी आपतित किरण थी इस तरह से, अब ये जो निर्गत किरण होगी अपवर्तित वाली, तो ये इस पहले वाली किरण के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है, तो ये जिस बिंदु से जाएगी यही बिंदु आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, इसे ज्यादातर पी से जो है वो लिखा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो वही आपको बताया गया है यहां पर इसकी परिभाषा। अब ध्यान दीजिए, परिभाषा में आपको यहां पर बताया गया है कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के जो है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें जो है अपवर्तन के पश्चात, ध्यान दीजिए, जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें जो है वो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आपतित किरण के समांतर हो जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, उस बिंदु को क्या बोला जाता है, प्रकाशिक केंद्र यहां पर बोला जाता है। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखिएगा कि यहां पर आपको इस सेशन में थ्योरी रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको वन शॉट में कराऊंगा, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा नहीं कि कौन सा लघुत्तरी है कौन सा लघुत्तरी, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है पेपर में, कभी कभी जो है लघुत्तरी में क्या होता है, दो क्वेश्चन एक साथ ऐड कर दिए जाते हैं, वही अति लघुत्तरी से दो लघु मिला के बना दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है दीर्घ में दो लघु मिला के एक दीर्घ बना दिया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि कौन सा अति लघुत्तरी कौन सा दीर्घोत्तरी है, बस थ्योरी रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे।
इसके बाद देखिए यहां पर कह रहा है कि एक गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। अब गोली पृष्ठ आपका चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है वो आपका सेम होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है n/v -1/u बराबर n-1/r। तो ये जो है गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका डेरिवेशन तो मैंने आपको डेरिवेशन वाले सेक्शन में करा ही दिया है। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, जब भी सूत्र लिखने के लिए आएगा 1 नंबर में, तो वहां पर हमेशा सूत्र लिखने के बाद जो भी इसमें प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में जरूर बताना है आपको। जैसे कि आप बता सकते हैं कि जहां v क्या है आपका, u क्या है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। r क्या है, ये सब आपको बताना है। तो ये आपका क्या है? पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी। यहां पर आप बता सकते हैं पृष्ठ से, किस पृष्ठ से? जो आपको गोलीय पृष्ठ दिया गया उस पृष्ठ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी ये हो जाएगा। u क्या है आपका? पृष्ठ से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ये आप लोग समझ जाएंगे, पृष्ठ से वस्तु की दूरी। r क्या है? ये आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, ये याद रखिएगा। ये यहां पर जो है पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इसे आप बोल सकते हैं पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो ये हो जाएगी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। n आपका दिया गया है पृष्ठ के पृथककारी तल का अपवर्तनांक है ये, ठीक है। पृष्ठ के पृथककारी तल का अपवर्तनांक। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जब भी सूत्र लिखने के लिए आए 1 नंबर में, तो उसमें जितने भी सिंबल आपके यूज होंगे उन सभी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी किसी सिंबल के बारे में बोला जाए, सूत्र के बारे में, तो उसके बारे में आप डिटेल में बताएंगे। अब यहां पर कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके अलावा इसकी कंडीशन क्या होती है। देखिए अभी मैंने आपको एक फिगर बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये माध्यम आपका है सघन, ये माध्यम है आपका विरल, ठीक है, सघन विरल। तो प्रकाश की किरण जब इस तरह से आती है तो यहां पर आपका जो होता है, जब किरण इस तरह से जाती है तो यहां पर जो कोण बनता है वो आपका क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। और ये क्रांतिक कोण क्या होता है? वही आपका आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण कहलाता है। कब? जब ये कोण आपका 90 डिग्री होता है तब अपवर्तन। लेकिन मान लीजिए यहां पर जो आपका आपतन कोण है, अगर ये क्रांतिक कोण से बड़ा है, तो अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो जो प्रकाश की किरण है वो दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौटती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। क्या बताया मैंने? यहां पर जो है आपतन कोण, और किस माध्यम में बना है? ये सघन माध्यम में बना है। सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा है, यानी कि क्रांतिक कोण से अधिक है, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। कंडीशंस की बात हुई, शर्तों की बात हुई, तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि हमेशा प्रकाश जो है आपका ये सघन से विरल में ही जाना चाहिए, तभी ये कंडीशन लागू होगी। क्योंकि मैंने बताया कि सघन माध्यम में बने आपतन कोण, ठीक है, तो इसलिए प्रकाश हमेशा सघन से विरल में जाना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि हमेशा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो कंडीशन यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होती हैं, दोनों आपको याद रखना है। तो वही ध्यान दीजिए, यहां पर आपको इसकी परिभाषा बताई गई है कि जब आपतन कोण का मान, ठीक है, यानी कि I का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो यहां पर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन
कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि प्रकाश जो है हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, तभी ये कंडीशन लागू होगी पूर्णांतरिक परावर्तन की। इसके अलावा यहाँ पर आपतन कोण का मान जो है हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, यानी कि आई का मान जो है आपका यहाँ पर हमेशा सी यानी कि क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस आपको यहाँ पर याद रखनी है, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसे प्रतिबिंब का बनना समझाइए, ठीक है, तथा यहाँ पर अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होता है। यानी कि अपवर्ती से आपको इसकी तुलना करनी है, क्यों उसकी तुलना में। अपवर्ती दूरदर्शी का मतलब जो मैंने खगोलीय दूरदर्शी को पहले पढ़ाई थी सबसे पहले, ठीक है, जिसका प्रयोग मैंने क्या बताया था कि इसका प्रयोग आकाशीय पिंडों यानी कि दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। इसका काम क्या है, इसका काम भी वही है, यानी कि दूर स्थित वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ पर परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। उसमें जहां पर अभिदृश्यक लेंस यूज हुआ था, इसमें अभिदृश्यक लेंस की जगह पर एक दर्पण यूज किया जाता है। ये याद रखिएगा कि दूर स्थित वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर अभिदृश्यक के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर वही बताया गया कि इस दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर जो है बड़े आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी जो है कहते हैं। और इसकी आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है ये आपका होता है m बराबर -FO/UE। लेकिन जब कंडीशन दी जाएगी कोई कि अनंत पर बन रहा है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो यहाँ पर इनके मान जो आपको अपवर्ती दूरदर्शी मैंने बताया था सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ज्ञात करना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके किरण आरेख की। देखिए ये आपको यहाँ पर किरण आरेख दिख रहा होगा, हो सकता है ये ऐसे कम समझ में आए। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूं तो आपको ये चीज पूरी डिटेल में समझ में आएगी। इसका स्ट्रक्चर समझिए पहले आप। देखिए इसमें होता क्या है, मैंने दूर स्थित वस्तु की बात की, तो मान लीजिए यहां पर ये इसका एक मुख्य अक्ष है, इसमें अभिदृश्यक लेंस की जगह पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक दर्पण लगा दिया गया। तो इसमें यहां पर जिस वस्तु को देखना होता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर दूर स्थित वस्तु ये हो गई AB, जिस वस्तु को देखना होता है यहां से आने वाली समांतर किरणें, जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए ये दो समांतर किरणें इस तरह से आके यहां पर क्या करेंगी, इस दर्पण से टकराएंगी। इसके बीच का कोण मान लीजिए कितना है, अल्फा। यहां पर जो है इसके मुख्य अक्ष पर 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण रखा होता है। यहां पर जो है 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण रखा जाता है, और यहां पर जो है इसमें जो है केवल अभिदृश्यक की जगह पर ये आपका क्या यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। बाकी नेत्रिका लेंस सेम यहां पर भी होता है, तो इसमें यहां पर एक नेत्रिका लेंस आपका लगा होता है। अब जब ये किरणें यहां पर आती हैं इसमें, तो ये किरण कहां से टकराएंगे, इस दर्पण से आकर जो है इस तरह से यहां पर टकराती हैं, और टकराने के बाद क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। तो ये परावर्तित होने के बाद इस तरह से जाती हैं, और ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं यहीं पर इसका एक प्रतिबिंब बन जाता है। मान लीजिए A1 B1, ये पहला प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। अब इसके बाद होता क्या है, ये किरणें जब इससे टकराने के बाद इस तरफ जाती हैं तो ये आगे जाने पर नहीं मिलेंगी, इनको जब आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे। जहां पर काटेंगे वहीं पर इसका दूसरा प्रतिबिंब आपका बन जाएगा A2 B2। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका किरण आरेख पूरा तैयार करना है। ये मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया किस तरह से, ठीक है। अब बाकी पूरा बिल्कुल क्लियर फिगर आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक दर्पण दिख रहा है आपको, M1 दर्पण दिया गया है, यानी कि ये अवतल दर्पण है। जिस वस्तु को देखना है वही वस्तु यहाँ पर रखी गई, ये वस्तु हो जाएगी। अब इस वस्तु से आने वाली ये किरणें देखिए यहाँ पर इस दर्पण से टकराई, टकराने के बाद देखिए यहाँ पर ये एक समतल दर्पण लगा है, इससे परावर्तित होकर कहाँ पर जाएंगी, इस समतल दर्पण से टकराएंगी जो 45 डिग्री के कोण पर रखा गया, और यहाँ से परावर्तित होकर एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगे जहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा A1, और इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं B1।
तो ये A1 B1 यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया। अब ये प्रतिबिंब जो बना था, यही प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और जब ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तो इसके द्वारा जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है आपका वो A2B2 बन जाता है, जो कि यहाँ पर जो है इस प्रतिबिंब के सापेक्ष बड़ा होता है, यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब भी आपका आभासी होता है, क्योंकि इसको जब आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब आपका A2B2 जो है वो बनता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका किरण आरेख जो है वो बनाना रहेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको जो अनंत पर रखी स्पष्ट दूरी की बात हुई थी, दोनों स्थितियों के जो आपको वहां पर बताए गए थे सूत्र, सेम वही सूत्र आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगर मैं सूत्र की बात करूं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं दोनों के सूत्र। केस फर्स्ट, जब प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, डी दूरी का मतलब समझ लीजिएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात हो रही है, डी दूरी पर बने, डी दूरी पर बने तो इस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता होगी वो m बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है FO बट्टे FE 1 प्लस यहाँ पर जो है आपका FE बाई डी, यही सेम आपको सूत्र वहां पर जब आपको मैंने अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ाया था तो वहां पर पूरा बताया गया था। सेम इस तरह से आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं दोबारा से इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। केस नंबर 2 की मैं बात करूं, केस नंबर सेकंड, तो इसमें आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने तो इस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता होगी वो आपकी हो जाएगी FO बटे FE। यहाँ पर मैंने इन सूत्रों का निगमन ना करके इनको अब डायरेक्ट यहाँ पर जो है लिख दिया है, ठीक है। आपसे इसका जो है ज्यादातर ये किरण आरेख ही यहाँ पर पूछा जाता है, बस आपको ये किरण आरेख सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी इनका डेरिवेशन जो मैंने आपको कराया था अपवर्ती दूरदर्शी में, उसी तरह से आपको ये भी तैयार करना है। बाकी मैंने सभी को बता दिया, डिटेल कुछ भी जाननी है तो सीधे चैप्टर ओपन कर लीजिएगा पूरा। अब इसके बाद यहाँ पर तुलना की बात हुई थी, अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी तुलना करिए। जो आपको मैंने खगोलीय दूरदर्शी से मैंने बताया था वही आपकी अपवर्ती दूरदर्शी होती है, उससे आपको तुलना करनी है। तो देखिए जो अपवर्ती दूरदर्शी है इसमें प्रकाश का जो अवशोषण है, यहाँ पर प्रकाश का अवशोषण जो है वो आपका होता है, और यहाँ पर प्रतिबिंब जो है हमेशा कम चमकीला बनता है। लेकिन जो परावर्ती दूरदर्शी है इसमें अवशोषण बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब जो होता है वो अत्यधिक चमकीला बनता है। मैंने पहले ही बताया कि इसका प्रयोग जो है चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बड़े आकार का लेंस जो है बनाना बड़े आकार के दर्पण बनाने की तुलना में अधिक कठिन व खर्चीला होता है, क्योंकि आपकी जो अपवर्ती दूरदर्शी थी वहां पर क्या था, आपका लेंस प्रयोग किया जाता था बड़े आकार का अभिदृश्यक लेंस, जिसको बनाना थोड़ा कठिन है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका दर्पण यूज किया जाता है जिसे बनाना थोड़ा सा आसान होता है। कि जो परावर्ती दूरदर्शी है, क्योंकि आपको उत्कृष्ट बताना है यानी कि ये क्या अच्छा है इसमें, ठीक है। तो जो परावर्ती दूरदर्शी होती है इसमें आपके गोलीय विपथन, याद रखिएगा, वर्ण विपथन, इसके अलावा गोलीय विपथन जो होता है आपका नहीं होता है। इन दोनों दोषों को यहाँ पर नहीं देखा जा सकता है, किसमें, परावर्ती दूरदर्शी में। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट आपका यही जो है यहाँ पर टाइप हो गया है, ये वाला। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट काट करके यहाँ पर लिख देना है तीसरा पॉइंट, कि जो परावर्तक दूरदर्शी होती है इसमें आपका गोलीय विपथन यहाँ पर जो है नहीं होता है, गोलीय विपथन, इसके अलावा वर्ण विपथन जो है नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परवलयाकार जो है दर्पण बनाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इसमें गोलीय विपथन का दोष नहीं होता है। लेकिन लेंस जो है वो परवलयाकार नहीं बनाए जा सकते, दर्पण जो है आपके परवलयाकार बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसमें आपका गोलीय विपथन और वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि तरंगाग्र को
परिभाषित कीजिए, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो अब सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि समान कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदुपथ होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं तरंगाग्र। मैंने क्या बताया कि समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ जो होता है वो आपका कहलाता है तरंगाग्र। तरंगाग्र की बात करें तो तरंगाग्र जो होते हैं ये आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका समतल तरंगाग्र होता है, इसके अलावा आपका गोलीय तरंगाग्र होता है, और आपका यहाँ पर जो है बेलनाकार तरंगाग्र होता है। तो तरंगाग्र जो है ये आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये आपके जो है प्रकाश स्रोत या फिर तरंग स्रोत पर निर्भर करते हैं, यानी कि स्रोत कैसा है आपका, बिंदुवत स्रोत है या फिर विस्तृत स्रोत है या फिर यहाँ पर जो है आपका बहुत दूर स्थित कोई स्रोत है। ठीक है, इस प्रकार के स्रोतों पर स्थित यहाँ पर तरंगाग्र को जो है 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर तो केवल आपसे तरंगाग्र की बात की गई है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर तरंगाग्र होता क्या है, इसको आपको मैंने बता दिया, बस परिभाषा आपको सिंपल सी याद रखनी है कि तरंगाग्र जो है ये समान कला में कंपन करने वाले कणों का जो है बिंदुपथ होता है। तरंगाग्र क्या है, समान कला में कंपन करने वाले कणों का एक बिंदुपथ होता है। अब तरंगाग्र मैंने बताया आपको कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समतल तरंगाग्र, ये कब प्राप्त होता है, जब यहाँ पर जो तरंग स्रोत होता है वो आपका विस्तृत यानी कि बड़ा हो या फिर अत्यधिक दूरी पर स्थित हो, यानी कि जब आपका प्रकाश स्रोत यानी कि तरंग स्रोत जो है आपका ये अधिक दूरी पर स्थित होता है या विस्तृत होता है, तो जो तरंगाग्र बनता है वो कैसा होता है आपका समतल तरंगाग्र। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो तरंग स्रोत यानी कि जो प्रकाश स्रोत है अगर वो रेखिक या फिर रेखा छिद्र स्रोत है तो इसके लिए हमेशा जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है आपका बेलनाकार यहाँ पर तरंगाग्र होता है। और इसके अलावा अगर तरंग स्रोत यानी कि प्रकाश स्रोत जो है आपका ये बिंदुवत है तो इसके लिए जो तरंगाग्र होता है आपका ये कैसा होता है, ये जो है गोलीय तरंगाग्र होता है। तो आपको याद रखना है कि समान कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदुपथ है उसे तरंगाग्र बोला जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कला संबद्ध स्रोत, बहुत पूछा जाता है। कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, सिंपल भाषा में आप बता सकते हैं कि ऐसे तरंग स्रोत जिनके बीच का कलांतर जो होता है वो समय के साथ नियत रहता है या फिर बोल सकते हैं समय के साथ स्थिर रहता है, मतलब जो समय के साथ बदलता नहीं है, ऐसे तरंग स्रोत को जो है कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि ऐसे तरंग स्रोत जिनके बीच कलांतर जो होता है, कलांतर वो समय के साथ नियत यानी कि स्थिर रहता है, ऐसे तरंग स्रोत जो है आपके कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। हमेशा कला संबद्ध स्रोत से ही आपको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो वही ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर जो है इसका आंसर बताया गया है कि कला संबद्ध स्रोत जो है आपके ऐसे स्रोत जिनके बीच जो कलांतर होता है आपका ये समय के साथ जो है नियत यानी कि स्थिर रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया कि 2 कला संबद्ध स्रोत से सदैव जो है आपका स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। इसके बाद देखिए, अब यहां पर देखिए कह रहा है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के विवर्तन, ध्यान से देखिएगा, इस पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन स्वयं हल करने के लिए दूंगा सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए प्रकाश के विवर्तन। देखिए जैसे कि मान लीजिए कहीं पर एक बहुत ही सूक्ष्म छिद्र दिया गया है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई तीक्ष्ण किनारा है, तो जब भी यहाँ पर प्रकाश यानी कि तरंग गुजरती है तो ये हमेशा क्या होगी, इसको जानना कैसे चाहिए था, इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से ना जाकर यहाँ पर ये किरण जो है सीधे ना जाकर, जो कि इसका मूल पथ था, ये इस तरफ ना जाकर ये हल्का सा मुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये आपका विवर्तन कोण कहलाता है। इसी तरह से सेम किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तो भी क्या होता है, ये अपने मूल पथ ना जाकर हल्का सा मुड़ जाती है। इस घटना को जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन या फिर बोल सकते हैं तरंगों का विवर्तन। तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी सूक्ष्म छिद्र या फिर तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तो अपने मूल पथ पर ना जाकर हल्का सा विचलित हो जाती है या फिर मुड़ जाती है, इसी घटना को तरंगों का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन जो है ये तरंगों का एक अभिलक्षण होता है। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि इसमें जो यहाँ पर ये छिद्र यूज हुआ है,
यहाँ पर एक छिद्र यूज हुआ है, इसमें याद रखिएगा इस छिद्र का जो आकार होता है हमेशा यहाँ पर जो प्रयुक्त प्रकाश है उस प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है उस तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। इसे ग्रेटिंग अंतराल बोलते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि प्रयुक्त छिद्र का आकार क्या होता है, किस पर निर्भर करता है। तो प्रयुक्त छिद्र का आकार जो होता है यहाँ पर जो प्रकाश यूज हो रहा है उसकी तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए और इसे बोलते क्या है, ग्रेटिंग अंतराल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसकी परिभाषा ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको बताया परिभाषा आप सेम उसी तरह से लिख सकते हैं। आप क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण या फिर कोई तरंग जो है किसी सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को तरंगों का या फिर प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। या फिर आप इस तरीके से बता सकते हैं अवरोध यानी कि रुकावट अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। आप चाहे तो इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाकी जो मैंने बताया थोड़ा सा परिभाषा लॉन्ग जरूर है लेकिन लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये याद रखिएगा, तीक्ष्ण किनारे से प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो विवर्तन की घटना होती है यह आपका तरंगों का एक अभिलक्षण होता है और इसके अलावा तरंगों के विवर्तन के लिए जो प्रयुक्त छिद्र है इसका आकार जो होता है वो तरंग की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है और यहां पर इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग अंतराल जो है बोला जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए ये एक तरंगाग्र स्रोत दिया गया है, तरंग स्रोत यहां से तरंग आ रही, ये इस छिद्र से होकर गुजर रही, तो जब छिद्र से जाती है तो इस प्रकार से देखिए यहां पर ये क्या हो गई, विचलित हो गई, अपने मूल पथ से विचलित हो गई या फिर सभी दिशाओं में क्या हुआ, फैल गई है। तो इसे बोलते हैं यहां पर तरंग या प्रकाश का विवर्तन। तो ये पॉइंट आपको यहां पर इसके बारे में याद रखना। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था कि इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे आया यहाँ पर दिया गया कि प्रकाश तरंगों की विवर्तन के लिए छिद्र अथवा अवरोध का आकार किस कोटि का होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया जो प्रकाश आप यूज करेंगे उसी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि प्रकाश तरंगों के विवर्तन के लिए प्रकाश तरंगों के विवर्तन के लिए छिद्र अथवा अवरोध का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि जो भी छिद्र है यहाँ पर विवर्तन की घटना के लिए या जो भी अवरोध है उसका आकार हमेशा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि उन दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। अभी मैंने आपको बताया था तरंग पुष्टि के लिए जो है आपका व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो एक तो आप बता सकते हैं यहाँ पर व्यतिकरण, दो ही पूछा गया है, और दूसरा आप बता सकते हैं ध्रुवण। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया था तीनों, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका आंसर जो है वो बता सकते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं, एक व्यतिकरण और एक ध्रुवण। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि प्रकाश के ध्रुवण में प्रकाश की प्रकृति के किस तथ्य की पुष्टि होती है। अभी आपसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पर क्या पूछा गया था, उसमें कह रहा है कि प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि किससे होती है। तो आपको ये पता चल गया कि व्यतिकरण से होती है, विवर्तन से होती है और ध्रुवण से होती है। तो अब क्वेश्चन क्या आया है कि जो ध्रुवण है
इस ध्रुवण में प्रकाश की जो प्रकृति है उसके किस तथ्य की पुष्टि होती है? तो याद रखिएगा, ध्रुवण से जो है प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति या फिर बोल सकते हैं अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की जो है पुष्टि होती है। तो इसमें आपको बताना है, यहां पर आप यहां पर बताएंगे प्रकाश के ध्रुवण में प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि यानी कि पहचान होती है, पुष्टि होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहां पर जो है ध्रुवण के द्वारा अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण, अभी आपको मैंने विवर्तन के बारे में बताया था, अब यहां पर बात हुई है व्यतिकरण की। व्यतिकरण में ध्यान दे दीजिए, जैसे कि यहां पर लिखा है प्रकाश का व्यतिकरण, हो सकता है इसकी जगह पर आपको ये दे दिया जाए तरंग के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, या फिर तरंगों के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए अथवा व्यतिकरण की जो है शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो आपको विवर्तन और व्यतिकरण इन दोनों से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से पूरा तैयार रखेंगे। अब अगर मैं व्यतिकरण की बात करूं तो आप बता सकते हैं कि समान आवृत्ति की, अगर प्रकाश बोला जाए तो सीधे आप बोलेंगे प्रकाश तरंगे, अगर केवल तरंगे बोला जाए तो प्रगामी तरंगों का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं यहां पर कि समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे, या फिर बोल सकते हैं समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलकर जो है किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर जो है तरंगों की जो परिणामी तीव्रता होती है वो समय के साथ हमेशा स्थिर हो जाती है। इसके अलावा अलग अलग बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है वो एकांतर क्रम में अधिकतम और इसके अलावा न्यूनतम होती रहती है। इस घटना को तरंगों का या फिर प्रकाश का व्यतिकरण बोला जाता है। याद रखिएगा मैंने क्या बताया कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे या प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में चलकर जो है किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर जो है तरंगों की जो परिणामी तीव्रता होती है वो तो समय के साथ स्थिर हो जाती है, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है वो एकांतर क्रम में अधिकतम तथा न्यूनतम होती रहती है। इसी घटना को जो है यहाँ पर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण बोला जाता है। इसके अलावा व्यतिकरण की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है आपका संपोषी व्यतिकरण और एक होता है आपका विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, अभी मैंने बताया था कि अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होती है, तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर जो व्यतिकरण उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर जो व्यतिकरण उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो ये पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं। इसके अलावा आपको व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख करना है। अगर शर्त की बात करें तो व्यतिकरण के लिए हमेशा दोनों तरंग स्रोत या दोनों प्रकाश स्रोत जो है कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध के बारे में मैंने भी आपको बताया था कि उनके बीच का कालांतर जो है वो समय के साथ नियत होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों तरंग स्रोतों के बीच का कालांतर क्या होगा? समय के साथ नियत, यानी कि दोनों कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। दूसरा, इनके जो है आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, आवृत्तियां, और इसके अलावा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आवृत्तियों को हम लोग न्यू से लिखते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं, तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आयाम बराबर होने चाहिए, और यहाँ पर जो है अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंग स्रोतों के बीच की दूरी जो है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। दोनों तरंग स्रोत या प्रकाश स्रोत जो है बहुत ही संकीर्ण होने चाहिए। ये सारी इसकी कंडीशंस है व्यतिकरण की, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, जो भी मैंने आपको बताया वही सेम यहाँ पर लिखा गया है, कुछ भी लैंग्वेज चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर व्यतिकरण के बारे में आपको बताया गया कि जब समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे, चाहे तो आप यहां पर जब आंसर आएगा आपसे मान लीजिए तरंगों का व्यतिकरण पूछा गया तो आप ऐसा लिखेंगे। अगर मान लीजिए प्रकाश बोला जा रहा तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? दो
प्रकाश तरंगे। फिर आप ये ना लिखकर इसकी जगह पर लिखेंगे प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता जो है वो समय के साथ क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, यानी कि नियत हो जाती है। और इसके अलावा अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता जो होती है ये एकांतर क्रम का मतलब होता है एक बार मैक्सिमम और फिर एक बार मिनिमम। तो एकांतर क्रम में जो है अधिकतम तथा न्यूनतम जो है होती रहती है। इसी घटना को तरंगों का व्यतिकरण यहां पर बोला जाता है। तो ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है आपका संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या है, जहां पर जो है परिणामी तीव्रता क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वे बिंदु जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर उत्पन्न व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण जो है बोला जाता है। जहां पर तीव्रता मैक्सिमम होती है वहां पर जो व्यतिकरण उत्पन्न होता है उसे संपोषी व्यतिकरण बोला जाता है। और अगर विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो आप बता सकते हैं कि वे बिंदु जहां पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम यानी कि मिनिमम होती है, वहां पर उत्पन्न व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण जो है बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर व्यतिकरण की शर्तों यानी कि कंडीशंस के बारे में जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि दोनों प्रकाश स्रोत जो है ये कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध होने का मतलब क्या है कि दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर होगा ये समय के साथ नियत रहना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां और तरंग दैर्ध्य जो है ये आपकी बराबर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अक्षीय व्यतिकरण के लिए तरंगों के आयाम भी यहाँ पर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी जो है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। और इसके अलावा अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत ही संकीर्ण होने चाहिए। ये सारी कंडीशंस हैं आपके व्यतिकरण की, तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए, अब ये क्वेश्चन आप सभी को करना है। यहां पर क्या कह रहा है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। मैंने आपको पूरा व्यतिकरण समझा दिया, विवर्तन समझा दिया। अब ये क्वेश्चन आपका है, डिफरेंस आपको स्वयं लिखना है यहां पर, ठीक है। तो ये अब आपका SW है। अब इसको आप लोग स्वयं हल करेंगे। इसके बाद देखिए, अगला यहां पर कह रहा है कि कंपन तल और ध्रुवण तल की परिभाषा दीजिए। कंपन तल क्या होता है, जो आपका समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, उस समतल ध्रुवित प्रकाश में एक ऐसा तल जिसमें जो है आपके यहां पर तरंग संचरण की दिशा हो। यहां पर जो है समतल ध्रुवित प्रकाश में एक ऐसा तल जिसमें यहां पर जो है प्रकाश संचरण यानी कि तरंग संचरण की दिशा हो। इसके अलावा वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा हो। यहां पर जो है वैद्युत वेक्टर की कंपन की दिशा हो। अगर ये दोनों उपस्थित हैं तो ऐसे तल को क्या बोला जाता है, कंपन तल बोला जाता है। इसे बोलते हैं कंपन तल। और जो आपका ध्रुवण तल होता है, ध्रुवण तल में जो है आपके यहां पर ये प्रकाश संचरण की दिशा तो होनी चाहिए, और यहां पर ये जो आपका कंपन तल था, ध्रुवण तल जो होता है आपका इसके लंबवत होता है। तो इस तरह से इसको यहां पर जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ध्रुवण तल। ये जो होगा आपका इस कंपन तल के एक तो लंबवत होगा, दूसरा यहां पर ये लंबवत होगा, और इसमें भी आपके ये प्रकाश संचरण की दिशा उपस्थित होगी। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। तो वही ध्यान दीजिए, यहां पर इसका फिगर बना हुआ है अच्छे से पूरा डिटेल में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कंपन तल जो मैंने आपको बताया वही लिखा गया है कि कंपन तल जो है समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा और प्रकाश के संचरण की दिशा दोनों ही स्थित हों, तो ऐसे तल को कंपन तल बोला जाता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, कंपन तल। इसमें आपके प्रकाश संचरण की दिशा भी है और वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा भी स्थित है। इसके अलावा दूसरा आपका ध्रुवण तल। ध्रुवण तल क्या है, वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो। जैसे कि यहां पर देखिए दिशा स्थित होनी चाहिए, और इसके अलावा कंपन तल के अभिलंबवत हो, तो वो क्या कहलाता है, ध्रुवण तल। अब देखिए ये वाला जो तल है वो आपका इस कंपन तल के एक तो लंबवत होगा, दूसरा इस वाले तल में भी आपके ये प्रकाश के संचरण की दिशा होगी। तो ये आपका कहलाएगा ध्रुवण तल। तो ये आपका कंपन तल और ध्रुवण तल दोनों की परिभाषा आपको याद रखनी है। अगला कह रहा है
कि प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वही ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और है, प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, ये तो वही है। आगे कह रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक विधि का वर्णन करो। अगर मैं बात करूं, जो आपका साधारण प्रकाश होता है, जब का साधारण प्रकाश है, जब इस साधारण प्रकाश को जो है किसी टूरमैलिन क्रिस्टल या फिर निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, तो जब इस साधारण प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल या फिर निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो जब ये बाहर निकलता है दूसरी तरफ, तो निर्गत प्रकाश जो होता है आपका, ये समतल ध्रुवित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका साधारण प्रकाश होता है या फिर जो अध्रुवित प्रकाश होता है, जब इसको किसी निकोल प्रिज्म या टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारते हैं, इससे होकर गुजरता है, तो जो निर्गत प्रकाश होता है ये आपका कैसा होता है, ये आपका होता है समतल ध्रुवित। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब यहां पर बात हुई है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां कई सारी हैं। एक तो आप परावर्तन द्वारा जो है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, परावर्तन के द्वारा। इसके अलावा द्विअपवर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा। इसके अलावा द्विवर्णकता द्वारा, द्विवर्णकता द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा। ये सभी विधियां हैं जिनके द्वारा जो है आप यहां पर क्या कर सकते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। तो कह रहा है किसी एक विधि, जैसे कि मान लीजिए मैं प्रकीर्णन की बात करूं, तो जब प्रकाश जो है वायुमंडल में गुजरता है, तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण उपस्थित होते हैं। तो जब प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो उन धूल कणों से टकराता है। तो जब धूल कणों से टकराता है तो धूल कण क्या करते हैं, उन प्रकाश को पहले अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद उसको सभी दिशाओं में जो है वो प्रकीर्णित कर देते हैं। तो इस प्रकार उन धूल कणों से टकराने के बाद जब प्रकाश बाहर निकलता है, तो यहाँ पर जो प्रकाश निर्गत होता है वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। ये याद रखिएगा। तो ये घटना जो है आपकी प्रकीर्णन द्वारा क्या कहलाएगी, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। ठीक है, इसकी कई विधियां हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रकाश के ध्रुवण की। तो परिभाषा मैंने आपको बता दी, सेम वही आपका साधारण प्रकाश। जब ये टूरमैलिन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म से गुजरेगा तो निर्गत प्रकाश कैसा हो जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। यही घटना आपकी क्या कहलाएगी, प्रकाश का ध्रुवण। बस ये फिगर पहचान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं कि जब साधारण प्रकाश को किसी निकोल प्रिज्म अथवा टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा जाता है, तो निर्गत प्रकाश जो होता है ये समतल ध्रुवित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। और इसके अलावा अगर यहां पर हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि की बात करें, तो यहां पर मैंने लिखा है प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। बाकी मैंने आपको बताया इसकी अलग अलग विधियां हैं, कोई भी विधि यहां पर यूज कर सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो आप बता सकते हैं कि जब साधारण प्रकाश सूक्ष्म कणों, जब प्रकाश साधारण होता है और वो किसी सूक्ष्म कण से टकराता है, जैसे कि धूल, धुएं के कण, इन पर गिरता है, इनसे टकराता है, तो ये कण जो है प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। प्रायः यहाँ पर प्रकाश की आपतन दिशा के अभिलंबवत दिशा में प्रकीर्णित प्रकाश जो होता है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। आपतन दिशा का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कोई धूल का कण है, जब इस पर प्रकाश आपतित हुआ तो इस प्रकार से हुआ, तो ये इसके आपतन की दिशा है। अब इसके लंबवत दिशा में, इस धूल कण के लंबवत दिशा में जो प्रकीर्णित प्रकाश होगा ये पूर्णतः आपका समतल ध्रुवित हो जाता है। जबकि प्रकाश संचरण की दिशा में अध्रुवित होता है, जो प्रकाश के संचरण की दिशा होती है उसमें अध्रुवित होता है, लेकिन इसकी लंबवत दिशा में जो है पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। और अन्य सभी दिशाओं में प्रकाश केवल आंशिक रूप से ही ध्रुवित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब वो प्रकीर्णित होता है तो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है, बाकी जो लंबवत दिशा होती है उसमें पूरी तरह से ये समतल ध्रुवित हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि पोलराइड किसे कहते हैं, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है।
पोलराइड की बात करें तो पोलराइड जो है एक फिल्म होती है, इसको जो है कांच की दो प्लेटों के बीच रख कर जो है बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पोलराइड जो एक फिल्म है, इसको जो है कांच की दो प्लेटों के बीच रख कर बनाया जाता है। इसके लिए जो है कुनैन आयोडोसल्फेट का यूज किया जाता है और यहाँ पर जो है इसको दोनों कांच की प्लेटों के बीच में इस प्रकार से रखा जाता है बनाने के लिए कि इनकी जो प्रकाशिक अक्षें हैं वो परस्पर यहाँ पर जो है वो समान रहें। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, पोलराइड के बारे में। इसके अलावा आगे क्या कर रहा है कि इसकी सहायता से कैसे पता लगाओगे कि दिया गया प्रकाश जो है ये अध्रुवित है या फिर आंशिक रूप से ध्रुवित है या फिर पूर्णतः ध्रुवित है। मतलब पोलराइड के द्वारा आप ये कैसे पता लगा पाएंगे कि जो प्रकाश है वो समतल ध्रुवित है या फिर आंशिक रूप से समतल ध्रुवित है या पूरी तरह से समतल ध्रुवित है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए होता क्या है कि जो ये आपका यहाँ पर दिया गया है यानी कि पोलराइड, तो जब इससे प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश को गुजरते हैं तो यहाँ पर इस पोलराइड को इसकी अक्ष के प्रति जो है घुमाया जाता है और इसके घुमाने के आधार पर ही जो हम लोगों को यहाँ पर पता लगता है कि कौन सा प्रकाश जब का समतल ध्रुवित है या पूरी तरह से अध्रुवित है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पता लग जाता है। चलिए अभी एक पॉइंट ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर समझिए पोलराइड के बारे में। तो पोलराइड क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि पोलराइड जो है आपका ये एक बड़े आकार की फिल्म होती है। पोलराइड जो है ये एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच की प्लेटों के बीच रखा जाता है। इस फिल्म को बनाने के लिए कार्बनिक यौगिक हरपेथाइट या फिर आयोडोसल्फेट, ठीक है, ऑफ क्यूनाइन के अति सूक्ष्म क्रिस्टल जो है ये नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर के ऊपर जो है विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैला दिए जाते हैं। कैसे फैला जाते हैं कि उनकी प्रकाशिक अक्ष जो है वो समान है। तो बताया गया कि इस प्रकार फैला दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष जो हैं वो परस्पर समांतर रहें। तो इस प्रकार से जो है पोलराइड का निर्माण होता है। ये तो बात हो गई पोलराइड की। अब आप इससे कैसे पता लगाएंगे कि जो प्रकाश है वो समतल ध्रुवित है, ये तो आपकी पोलराइड फिल्म हो गई। यहां पर देखिए दो पोलराइड समांतर देखिए एक ही दिशा में रखे गए हैं, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवक। जब दो पोलराइडों को इस प्रकार से जिसमें देखिए इनकी अक्ष क्या है, परस्पर समांतर हैं, दोनों की अक्षें परस्पर समांतर हैं, तो इसको बोलते हैं ध्रुवक। यहां पर देखिए एक पोलराइड की अक्ष आपको इस तरह से दिख रही है, दूसरी वाले की इसके लंबवत है, तो इसको क्या बोलते हैं, विश्लेषक। ये याद रखिएगा दोनों की स्थितियां। अब ध्यान दीजिए यहां पर पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन यानी कि इसकी जांच कैसे होगी, कैसे पहचान होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या बताया गया कि दिए गए प्रकाश को पोलराइड में प्रवेश कराते हैं, जो पोलराइड है उससे प्रवेश कराते हैं तथा निर्गत प्रकाश को आंख से देखते हुए पोलराइड को आपतित प्रकाश के परितः घुमाते हैं। जो प्रकाश दिया गया है, जिसकी जांच करनी है, जिसका संसूचन करना है, उसको जो है पोलराइड से गुजारा जाता है और जो निकलता है, जो प्रकाश निर्गत होगा उस पोलराइड से, उसको आंख से देखते हुए उस पोलराइड को उसकी अक्ष के परितः क्या करना है, घुमाना है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या होगी, यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में, पोलराइड को उसकी अक्ष के परितः पूरा एक चक्कर घुमा दिया जाता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर कोई अंतर नहीं पड़ता है तो जो आपतित प्रकाश था वो पूरी तरह से अध्रुवित है। ये याद रखिएगा, अगर उसको पूरा पूरा एक चक्कर घुमा दिया गया और यहां पर उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब जो प्रकाश है वो अध्रुवित है। इसके अलावा यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश निर्गत हुआ अगर उसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है परंतु किसी भी स्थिति में वो तीव्रता शून्य नहीं होती है, किसी भी स्थिति में तीव्रता जो है वो शून्य नहीं होती है, तो आपतित प्रकाश जो होता है आपका ये आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। ठीक है, तब आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है कि यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है तथा पोलराइड के एक चक्कर में दो बार जो तीव्रता होती है ये अधिकतम और दो बार शून्य हो जाती है, तो आपतित प्रकाश जो होता है ये पूरी तरह से समतल ध्रुवित होता है। ये याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने क्या बताया समतल ध्रुवित प्रकाश के संसूचन के लिए, कि जो प्रकाश आप जिसको संसूचन करना चाहते हैं जब उसको पोलराइड से गुजारा जाता है तो जो निर्गत प्रकाश होता है उसको आपको आंख से देखना है।
आंख से देखते हुए उस पोलराइड को उसकी अक्ष के परितः घुमाना है। तो जब यहाँ पर पोलराइड को पूरा एक चक्कर घुमाया जाता है और यहाँ पर जो प्रकाश निर्गत होता है, अगर उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन न हो तो इसका मतलब जो प्रकाश है वो आपका अध्रुवित है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उसको घुमाया और घुमाने पर तीव्रता बदल रही है लेकिन कभी भी शून्य नहीं पहुंचती है, तो जो प्रकाश होता है आपका वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। लेकिन यहां पर अगर निर्गत प्रकाश जो है यहां पर उसकी तीव्रता बदलती है और वो 2 बार मैक्सिमम यानी कि अधिकतम हो जाती है और 2 बार शून्य हो जाती है, तो फिर जो प्रकाश होता है आपका ये पूरी तरह से समतल ध्रुवित होता है। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे आ जाइए। अब कह रहा है यहां पर कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। यहां पर आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाना है। फिर कह रहा है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। देखिए ये तो आपके डेरिवेशन है, ये आपको डेरिवेशन वाले सेक्शन में मिल जाएंगे दोनों क्वेश्चन। ये जो है आपके जो डेरिवेशन का सेक्शन दिया गया उसमें आप देख लीजिए कि वहां पर मैंने दोनों करा रखे। दोनों का मतलब तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या और तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, दोनों के डेरिवेशन मैंने करा दिए। दोनों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो तैयार भी करना है। लेकिन यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के बारे में। तो यहां पर जो वैज्ञानिक हाइगेंस हैं इन्होंने जो है तरंगिकाओं के संचरण के लिए, जो तरंगे संचरित होती हैं उन तरंगों के संचरण के लिए जो एक सिद्धांत दिया है, उसी सिद्धांत को बोलते हैं द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। तो सबसे पहले बताया गया कि जब भी कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम में जो है ईथर के कण उपस्थित होते हैं, वो कण जो होते हैं कंपन करने लगते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि जब भी कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, और यही कंपन करने वाले कण जो है ये जो समान कला में होते हैं, यहाँ पर जो समान कला में कंपन करने वाले कण होते हैं उन्हीं का जो बिंदुपथ होता है वो आपका क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट कि यहां पर जब भी कोई तरंग किसी माध्यम में गुजरती है तो यहां पर माध्यम के कण जो होते हैं हमेशा वो कंपन करने लगते हैं, और यहां पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदुपथ होता है वो तरंगाग्र कहलाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, यहां पर जो तरंगाग्र होता है इस तरंगाग्र पर स्थित समस्त कण जो होते हैं वो हमेशा एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, और जब वो नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं तो वहां से हमेशा द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। ये पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पर जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं ये भी हमेशा मूल तरंग की चाल से ही गति करती हैं। और यहाँ पर जो है ये याद रखिएगा जो आपका तरंगाग्र होता है, जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए यहां पर जो है एक तरंगाग्र में प्रदर्शित कर देता हूं इस प्रकार से। तो ये जो बीच वाला भाग है ये इसकी मूल तरंग होगी, ये यहां पर जो है मूल तरंगाग्र कहलाएगा। ये आपका द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा यहां पर। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया यहां पर ए बी, तो ये आपका हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ये इसका फिगर है। यहाँ पर कभी भी जो तरंगाग्र होगा ये अग्रसित होने वाला तरंगाग्र जो है इसके पीछे के भाग को यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करेगा। ये पॉइंट याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक एक पॉइंट आप समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया वही आपको यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो इसके बारे में क्या बताया गया कि हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में जो है एक सिद्धांत दिया, जिसे यहां पर हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है कहते हैं। और इसके अनुसार यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जब यहां पर किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के कण जो होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, और एक ही कला में या फिर बोल सकते हैं समान कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदुपथ होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका तरंगाग्र कहलाता है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा ध्यान दीजिए आपका कि जो तरंगाग्र है इस पर स्थित प्रत्येक कण ये आपका नए तरंग स्रोत का कार्य करता है।
जिससे यहाँ पर जो है द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है और ये तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से ही जो है आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर क्या बताया कि किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। और यहां पर जो चित्र आपका ए डैश बी डैश है ये एक नया तरंगाग्र है। इसका जो पीछे वाला भाग है ये आपके अग्रसित होने वाले तरंगाग्र का भाग जो है नहीं होता। इसके लिए आप फिगर ध्यान दीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर ये फिगर दिया गया, हो सकता है थोड़ा सा कम क्लियर हो, इसके लिए एक मिनट रुक जाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये फिगर यहां पर देख सकते हैं, इसमें जो आपका ये ए बी दिया गया है ये आपका क्या है, ये आपका यहां पर जो ए बी दिया गया है ये आपकी द्वितीयक तरंगिका हो जाएगी। यहां पर जो आपका ए डैश और बी डैश है ये आपका क्या कहलाता है, द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, और यहां पर जो है ये आपकी मूल तरंग थी, ये भी याद रखेगा। तो इसका जो अग्रसित होने वाला भाग है वो इसके पीछे का भाग नहीं होता है। यहां पर याद रखेगा ये गोलीय तरंगाग्र, ये आपके समतल तरंगाग्र दिए गए, इनकी अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए यहां पर ये पॉइंट समझिए जो लास्ट में आपको बताया गया, इसमें क्या कह रहा है कि किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का जो आवरण है, ये जो है आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ जो उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। चित्र ए डैश बी डैश एक नया तरंगाग्र है। क्यों? क्योंकि इनके आवरण को ध्यान दीजिए, यहां पर स्पर्श करते हुए ये भाग आपका खींचा गया, देख सकते हैं ये आपका दिया गया था। यहां पर इन्हीं को जो है यहां पर इस भाग को ध्यान दीजिए, यहां पर जो है इनके पीछे वाले भाग को इस प्रकार से ये स्पर्श करते हुए ये भाग खींचा गया। तो ये आपका ए डैश बी डैश जो है ये एक नया तरंगाग्र यहां पर है। तो वही आपको यहां पर बताया गया कि ये क्या है, आपका एक नया तरंगाग्र है। इसका जो पीछे वाला भाग है ये अग्रसित होने वाले तरंगाग्र का भाग नहीं होता है।